आगे देखते हैं मानव पूंजी निर्माण की समस्या के सुझाव। मानवीय पूंजी निर्माण की समस्या के सुझाव। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण हेतु सुविधाओं सुझाव। हमारे भारत देश में मानवीय पूंजी निर्माण की समस्या है। इस समस्या को हम किस प्रकार समाधान कर सकते हैं? तो पहला है मानव शक्ति का नियोजन। मानव शक्ति का नियोजन। सरकार को नियोजन करते समय इस बात का आकलन करना चाहिए। सरकार को नियोजन करते समय इस बात का आकलन करना चाहिए कि भविष्य में कितनी मानव शक्ति आवश्यकता होगी। भविष्य में कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता होगी। सरकार को क्या करना है? नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना है या इस बात का आकलन करना पड़ेगा या करना चाहिए कि भविष्य में कितनी मानव शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। या शिक्षित व्यक्ति, कितने शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, उसके अनुरूप उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके अनुरूप हमको या सरकार को क्या करना चाहिए? उसके अनुसार अनुरूप प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है पृथक से विकास। यह सत्य है कि आर्थिक विकास, यह सत्य है, यह सही है कि आर्थिक विकास मानवीय संसाधनों के विकास पर अच्छा प्रभाव डालता है। पृथक से विकास में क्या बताओगे? यह सत्य है कि आर्थिक विकास मानवीय संसाधनों के विकास पर अच्छा प्रभाव डालता है, लेकिन केवल आर्थिक विकास पर ही ध्यान न देकर के मानवीय पूंजी निर्माण पर पृथक से ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ सरकार को आर्थिक विकास पर ध्यान न देकर के मानवीय पूंजी निर्माण पर अलग से ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तीसरा है दृष्टिकोण में परिवर्तन। सरकार को यह मानना चाहिए कि मानवीय पूंजी निर्माण होने पर, सरकार को यह मानना चाहिए कि मानवीय पूंजी निर्माण होने पर आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कब तेजी आएगी? जब मानवीय पूंजी निर्माण पर सरकार विशेष ध्यान देगी, तभी हम देखते हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया अधिक होगा। इससे क्या होगा? उत्पादन पर अधिक व्यय होगा। इस प्रकार सरकार को अपनी जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। क्या लिखना है? सरकार को यह मानना चाहिए कि मानवीय पूंजी निर्माण होने पर ही, सरकार को क्या मानना चाहिए कि मानवीय पूंजी निर्माण होने पर ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी और उत्पादन पर या उत्पाद की जो हम व्यय करते, उत्पादन पर जो व्यय करते, खर्च करते हैं, इसमें क्या होगा? कमी आएगी। यदि मानवीय पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी, मानवीय पूंजी निर्माण अधिक होगी, तो स्वाभाविक उत्पादन पर व्यय कम होगा, खर्च कम होगा। सरकार को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मानवीय पूंजी निर्माण पर ध्यान देना पड़ेगा और इसी के आधार पर आर्थिक विकास संभव है। चौथा है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण। हम देख रहे हैं तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हमारे देश में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। भारत में मानवीय संसाधनों को उचित प्रकार से विकसित करने के लिए, भारत में मानवीय संसाधनों को उचित प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा? विकसित करना पड़ेगा। विकसित करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके लिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रित होगी तभी मानवीय पूंजी निर्माण की गति में तेजी आएगी। और पांचवा है वित्त की उपलब्धता। देश में मानवीय पूंजी निर्माण के लिए सरकार को, क्या करना पड़ेगा? पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हमारे भारत देश में मानवीय पूंजी निर्माण संभव होगा। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा सुधार हेतु सरकारी उपाय। शिक्षा पर सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा सुधार हेतु सरकार द्वारा उपाय। सरकार, पहला है सभी के लिए शिक्षा, पहला पॉइंट है सभी के लिए शिक्षा। सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के उद्देश्य से, सरकार ने क्या किया है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के उद्देश्य से, शिक्षित करने के लिए अगस्त 1993 में, अगस्त 1993 में क्या किया गया, सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। सभी के लिए शिक्षा क्या बताओगे, सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के उद्देश्य से, सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के उद्देश्य से अगस्त 1993 में सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। और दूसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दूसरा पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। यह योजना अगस्त 2004 में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यह योजना कब हुआ लागू, अगस्त 2004 में प्रारंभ की गई, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की क्षेत्रों की या अन्य पिछड़े वर्गों की बालिकाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर 750 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। 750 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या बताओगे, यह योजना अगस्त 2004 में प्रारंभ किया गया, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों की, जो क्षेत्र पिछड़े हुए उन क्षेत्रों की, जो आदिवासी, जिसको हम कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की जो बालिका है, बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर 750 आवासीय विद्यालय, जिसको आप हॉस्टल बोलते हैं ना, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा कोष। प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 14 नवंबर 2005 में, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 14 नवंबर 2005 को प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना की। 14 नवंबर 2005 में प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना की गई। क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 14 नवंबर 2005 को प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना की। क्या होता है सर्व शिक्षा अभियान, यह अभियान प्रारंभिक शिक्षा से, यह जो अभियान है प्रारंभिक शिक्षा से महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में, महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक उपाय कदम है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, यह अभियान प्रारंभिक शिक्षा से महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या है, ऐतिहासिक कदम है, उपाय है। इसी के संगठन के रूप में प्रारंभिक स्तर पर, इसी के संगठन के रूप में क्या किया गया, प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शिक्षा गारंटी योजना, प्रारंभिक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या किया गया, प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा शिक्षा गारंटी योजना, प्रारंभिक कार्यक्रम तथा शिक्षा गारंटी योजना की दिशा में क्या किया गया, कार्यक्रम चलाया गया, जिसका हम नव प्रवर्तक होते हैं, नयापन, नव प्रवर्तक मतलब नयापन लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में नयापन लाने के लिए क्या किया गया, शिक्षा गारंटी योजना का नव प्रवर्तक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। नव प्रवर्तक मतलब नवीनीकरण लाने के लिए या नवीनीकरण लाने के लिए इसमें क्या किया गया, ये अभियान चलाया गया। इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88, यह योजना है
1987-88 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1987-88 में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड हम क्या बताओगे, यह योजना 1987-88 में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य है देश के सभी स्कूलों में, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के सभी जितने भी स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में कम से कम 2 बड़े कमरे, कम से कम क्या होना चाहिए, 2 बड़ा कमरा होना चाहिए और कम से कम 2 शिक्षकों की, कम से कम 2 बड़ा कमरा और 2 शिक्षकों के साथ पठन पाठन। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब प्रारंभ किया गया, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो स्थापना हुआ 1987-88 में किया गया। इसके अंतर्गत देश में जो संचालित है स्कूल विद्यालय, इसके लिए कम से कम 2 बड़े कमरा और 2 शिक्षकों की व्यवस्था करना और इसी के साथ पठन पाठन का कार्य किया गया। छठवां है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। इसको सब जानते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोपहर का भोजन, मिड डे मील, दोपहर का भोजन कहते हैं या मिड डे मील बोलते हैं, यह योजना चलाई गई। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालिकाओं को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित कर, बालक बालिकाओं को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित कर, रोज रेगुलर, जिसको हम कहते हैं रोज स्कूल आए बच्चे और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, इसके लिए योजना चलाई गई। उपस्थिति सुधारना है, स्कूल में क्या है, बच्चों की उपस्थिति को सुधारना है। लालच में आए हैं, हमको भोजन मिलता है, लालच में आए हैं, इससे उपस्थिति बढ़ेगी, उपस्थिति बढ़ेगी और बच्चा क्या होगा, रोज स्कूल भी आए, उपस्थिति में सुधार होगा और बच्चा रोज स्कूल आए। इसके लिए इसको चलाई गई 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में योजना चलाई गई। इसका एक मुख्य उद्देश्य और है कि बच्चा क्या करे, उनको पौष्टिक आहार की प्राप्ति हो, पौष्टिक भोजन की प्राप्ति हो, इसके लिए भी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाई गई। अब हम देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य महत्व। शिक्षा का उद्देश्य या महत्व, ये भी परीक्षा में दिया जाता है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या क्या महत्व है। पहला है शिक्षा व साक्षरता लोगों के मानसिक स्तर को बढ़ाती है। शिक्षा है वे लोगों की, शिक्षा क्या करती है, लोगों की मानसिक स्तर, शिक्षा है वे लोगों की मानसिक स्तर से सुधारने में सहायक होती है। शिक्षा या साक्षरता, शिक्षा है या साक्षरता है क्या करती है, मानसिक स्तर को सुधारने में सहायता करती है। दूसरा है शिक्षा लोगों के व्यवहार और प्रगति को आधुनिक बनाती है। शिक्षा है लोगों के व्यवहार, शिक्षा है लोगों के व्यवहार और प्रवृत्ति को आधुनिक बनाती है। शिक्षा है लोगों की व्यवहार है, प्रवृत्ति है, इनको आधुनिक बनाती है। तीसरा है शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा एवं व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। और चौथा है शिक्षा कुशल, शिक्षा में
कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों को उत्पादन करती है। शिक्षा क्या करती है? कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों, शिक्षा है कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की निर्माण करती है, उत्पादन करती है। और पांचवा है, शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा एवं साक्षरता से, शिक्षा एवं साक्षरता से विवाह है, जन्म दर है, मृत्यु दर है इत्यादि प्रभावित होते हैं। शिक्षा से क्या होती है? शिक्षा से हम देखें तो जन्म दर, मृत्यु दर, विवाह है, इसमें क्या ये क्या होती है? प्रभावित होती है। जो लोग शिक्षित होते हैं वो बाल विवाह नहीं करते। जन्म दर, मृत्यु दर ये प्रभावित होती है। शिक्षा से क्या होती है? शिक्षा से या साक्षरता से, शिक्षा एवं साक्षरता से हम सकते हैं। शिक्षा एवं साक्षरता से विवाह, जन्म दर, मृत्यु दर आदि प्रभावित होते हैं। ये हो गया शिक्षा का उद्देश्य या महत्व। ये क्वेश्चन दिया जाता है परीक्षा में। इसके बाद एक और है, स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता क्यों है? स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता क्यों है? तो पहला है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन में क्या करती है? स्वतंत्रता, जिसको हम क्या कहते हैं? स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। स्त्री शिक्षा में क्या करती है? आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। स्त्री शिक्षा में आर्थिक स्वतंत्रता निश्चित करती। दूसरा है, स्त्री शिक्षा से महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार होता है। स्त्री शिक्षा से समाज में क्या होती है? स्त्री शिक्षा से क्या होगा? समाज में सामाजिक स्तर में सुधार होगा। स्त्री शिक्षा से क्या होगा? समाज में, जिसका हम सामाजिक स्तर में सुधार करते हैं। और तीसरा है, महिला यदि शिक्षित होगी, महिला यदि शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी या शिक्षा प्राप्त करेगा तो प्रजनन दर और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी, प्रजनन दर, बच्चों की देखरेख, उसकी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई महिला शिक्षित है, प्रशिक्षित है तो क्या होगा? प्रजनन की दर है, बच्चों की देखभाल करेगी, स्वास्थ्य संबंधी जो प्रभाव है इस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव डालती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना है या स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। और चौथा है, महिला शिक्षा से, महिला शिक्षा चौथा है, महिला शिक्षा से क्या होती है? स्तर में शिक्षा के समान स्तर में सुधार होता है या वृद्धि होती है। महिला शिक्षा से क्या होता है? समाज में हम देखें, महिला शिक्षा से शिक्षा के समान स्तर में वृद्धि होती है और मानव पूंजी के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। हम समाज में देखते हैं, समाज में क्या होती है? महिला शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के समान स्तर में सुधार होगा। शिक्षा के समान स्तर में सुधार के साथ साथ क्या होगी? मानव पूंजी निर्माण को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इससे क्या होगा? मानव पूंजी निर्माण को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ये हो गया मानव पूंजी निर्माण की समस्या के सुझाव। सरकार द्वारा शिक्षा के सुधार करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या है और इससे शिक्षा को प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों है? ये आज के लिए ये चैप्टर भी समाप्त हो गए हैं।